रविवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी जो थी अधिकांश सीटों पर चुनाव हार गई। और यहाँ पर जो खास तौर पर इंडिया गठबंधन, खास तौर पर कांग्रेस जो है, उसे बड़ी खुशखबरी मिली है चुनाव में, क्योंकि उसने जो सीटें जीती हैं उसने भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से मनोबल तोड़ दिया है इस चुनाव को। और यूपी में जो 10 सीटों पर चुनाव होना है उसे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है इन चुनावों को। और इन चुनाव में जो फिलहाल अभी तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो जिस तरीके से प्रदर्शन है वो प्रदर्शन दिखा रहा है कि तेजी से मजबूत हो रही है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस। और इस पर बात करेंगे, मेरे साथ अरुण सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। और अरुण सर, सबसे पहले बातचीत ये हो रही है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है? इस पर लगातार चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है? नरेश, देखिए, नैरेटिव तो शुरू हो गया है जी। नैरेटिव शुरू इस तरह से हो गया है कि बीजेपी की जो राजनीति थी जी, उसको जो पहले जिस तरह से इनविंसिबल माना जाता था कि जिस तरह से वो अपना उसका रथ विजय चक्र चल रहा है, रथ चल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो उस मिथ को तोड़ दिया इंडिया ब्लॉक ने, ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इस 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा 27 का सपना लेके चल रहे थे, तो अभी तो वो रथ जो है, विजय रथ जो है, फिलहाल उस पे जो है उसकी स्पीड कम हो गई है जी। और ये जो 13 जो असेंबली बाईपोल्स हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि 10 सीट इंडिया ब्लॉक ले गई है, 2 बीजेपी को मिली है और 1 इंडिपेंडेंट को मिल गया। और इंडिपेंडेंट मैं खासकर बिहार की सीट की बात करूंगा, रुपौली या एक जगह है, वहाँ से जो सीट जीते हैं ये, वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रुपौली से जो है शंकर सिंह जीते हैं। उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था। आपको याद होगा कि उस सीट से बीमा भारती जीता करती थी, जेडीयू से डिफेक्ट होकर वो आरजेडी में चली गई। वहाँ भी उन्होंने चुनाव हारा, उनसे पूर्णिया से चुनाव लड़ रही थी, तो पूर्णिया से उन्होंने, पप्पू यादव ने उनको हराया आरजेडी को। तो आरजेडी के लिए भी सोचने की बात है। और दूसरी जेडीयू को जो है, जिस तरह से वो जीती है बिहार में चुनाव और बीजेपी के साथ अलायंस में है, तो दोनों मिल के अगर उनके जो इलेक्ट्रेट मिल के एक इंडिपेंडेंट उन पे भारी पड़ गया तो मैसेज कहाँ जाता है? खास तौर पर सरकार भी उनकी है, तो उसका मैसेज कहाँ पर जा रहा है? इसका सीधा सा मैसेज ये है कि साहब, जो राजनीति चल रही बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर की, शायद उस पर अब रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसमें भीतरघात हो रही है और जनता जो है उस तरह की राजनीति को शायद पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए उन लोगों ने एक तरह से जवाब दिया। और दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि हिमाचल में सुक्खू साहब जो है, उनकी पत्नी जीत गई, 3 में से 1 सीट बीजेपी जीत पाई। और जो इंडिपेंडेंट्स जो डिफेक्ट हुए थे बीजेपी की तरफ से, 3 इंडिपेंडेंट, उसमें 2 हार गए, 1 ही जीत पाया, वो भी बड़ी मुश्किल से जीत पाया। और सुक्खू साहब की सरकार जो पिछले जो 6, आपको याद होगा कि फरवरी में डिफेक्ट होके जो एमएलएस गए थे उनकी तरफ से, और राज्यसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया था। 4 सीट पे तो वो 3 सीट पे तो जीत गए थे शायद, उस समय भी वो जो बाई इलेक्शन में 3 या 4 सीट वो जीते थे, 4 सीट शायद जीते थे। और उसके बाद 2 के लिए ये 2 और जीत गए हैं। और उसके बाद में जो उनकी सरकार फिर से जो 34 पे सिमट गई थी, वो 38 और 2 40, इस समय 40 मेजॉरिटी पे आ गई है। खतरा नहीं है सरकार, तो अब कोई खतरा नहीं हिमाचल में। तो ये एक परिवर्तन हुआ, वो एक रिफ्लेक्शन है कि रिफ्लेक्शन ये है कि जो आपकी तरफ डिफेक्ट होके जाएगा, तो डिफेक्ट होके जा रहा है, तो आपके यहाँ जो इनर पार्टी में, जो आपकी अपनी पार्टी में जो पहले से स्ट्रांग नेता हैं, उनका आप प्रोस्पेक्ट आप मारते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए, अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लगातार काम कर रहे हैं। आप उसके बाद आपकी राजनीति, क्योंकि राजनीति इस समय कैरियर है, सबके लिए कैरियर है, तो उस कैरियर का एक ब्लॉक लग जाता है, दूसरा बाहर आदमी आकर रोक रहा है। तो और आपके साथ में पहले से दशकों से जो है लगातार कार्यकर्ता आपकी ऊर्जा और आपके करियर के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबका प्रोस्पेक्ट बनता है। जो नैरेटिव अभी तक था कि बड़ा नेता आता है किसी पार्टी से तो चुनाव आसानी से जीत जाएगा, ये वाला जो नैरेटिव था ये चेंज हुआ है, हमने देखा है। खासतौर पर जिस भी पार्टी में जो पुराने नेता हैं, जब दल बदल लगातार ये नेता लोग कर रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी का बड़ा नेता कांग्रेस में आके चुनाव लड़ जा रहा है, कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी में आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब जो है कि जनता ने बता दिया है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आप देखिए ना, क्योंकि देखिए बीजेपी में जो है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो बीजेपी हारी है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये रहा है, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, लोकल लीडर्स की नाराजगी, उसके साथ में जो एक एडोसिज्म बन गया कि साहब हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, विनेबिलिटी
विनेबिलिटी क्या बाहर के कैंडिडेट को ही लाकर होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अपने संगठन पे काम कर रहे हैं, जो लोग डेडिकेटेड लोग हैं, उनके उत्साह को भी मारा जाता है। बिल्कुल सर, वैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव हुआ, दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। खास तौर पर बद्रीनाथ सीट की बहुत चर्चा हो रही है सर, क्योंकि बद्रीनाथ सीट को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है लगातार। लोग कह रहे हैं कि जो धार्मिक नगरी वाली, जहाँ पर बड़ा एक 4 धाम में से एक धाम वहाँ पर है बद्रीनाथ, वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी ने उस कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट दिया जो कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आया, और वो कांग्रेस में एक तरीके से बड़ा स्टार नेता माना जाता था, लेकिन वो सीट वो हार गए। हाँ, वो अगर मैं सही नाम बता रहा हूँ तो राजेंद्र सिंह भंडारी जी। राजेंद्र सिंह भंडारी जो है बड़े नेता वहाँ उनका नाम है, और वो डिफेक्ट होके बीजेपी में आए तो अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस ने उनको हरा दिया। तो ये इसमें सिर्फ एक मैसेज की बात है। वो विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और बीजेपी में आके हारना, इसका मतलब उनका जो वोट उनके साथ हुआ करता था, वो पार्टी का वोट था, वो पार्टी का वोट था, उनके साथ लोग नहीं आए कि वो जहां जाएंगे वहां पर वो हो जाएंगे। दूसरा एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, बद्रीनाथ वो भी एक रिलीजियस प्लेस है, और रिलीजियस प्लेस पे जो है हम लोग अभी तक मान के, या जनता का एक ऐसा इंप्रेशन था कि बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ था कि रिलीजियस प्लेस पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स काम करेंगे, जिसका पहला मिथ अयोध्या में टूटा। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो वहाँ के समाजवादी वेटरन एमएलए थे, उन्होंने जिस तरह से हराया बीजेपी को, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसके साथ में वो दिशा ही बदल गई। जो आपके जो दशकों से एक बड़ा एजेंडा था जिस जगह को लेकर, उस जगह पर ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़े नेता थे वो, उसके बाद हम नहीं चर्चा करते थे। उसके पहले अवधेश प्रसाद को, वो मिल्कीपुर उनकी जो एक सीट हुआ करती थी, उस पर चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आप देखिए जिस तरह से उन्होंने, एक तरह से जो होता है ना कि ड्वार्फ ने जायंट को हरा दिया, एक तरह से उस तरह से, तो लल्लू सिंह का हारना जो है, एक छोटे से उसने जो है बड़े आदमी को हराया। मैं छोटे बड़े मतलब पर्सनैलिटी के उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जो वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, बड़े नाम की बात है, बड़े नाम की बिल्कुल सर, जो बहुत पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो संघ और अटल आडवाणी जो एक तरीके से नैरेटिव सेट किया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो तमाम प्रकार की मेहनत की, अब वो मेहनत जो है ग्राउंड पे कम काम आ रही है। अब धार्मिक इलाके हो या कई जगह हो, लोग विकास की ओर और लगभग जो सरकार के काम है उस पर जा रहे हैं। क्या कहते हैं? उसमें आप 2-3 मुद्दे हैं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में एक तो बेरोजगारी जी, दूसरा आप कहें कि दूसरी तरह से प्राइस राइज, और तीसरा अग्निवीर का मामला था। टीचर्स की यानी यूं कहें कि जो भर्तियां हो रही थी उसमें जो पर्चे लीक हो रहे थे, पेपर लीक एक मुद्दा बना हुआ था। तो ये सब सारी चीजें जो है जुड़ी हुई हैं उससे, आम आदमी के सरोकार से। अगर यूथ है जो कि इस समय बहुत जबरदस्त, जो बीजेपी के साथ कहते हैं हम लोग आने वाले समय में जो है यूथ पॉपुलेशन के साथ जो हमारा डेवलपमेंट का प्लान है देश का, उसमें यूथ का ही पार्टिसिपेशन है, वो नाराज होता है। प्लस उसके साथ में बढ़ती हुई बेरोजगारी जो है, उसके लिए आपको व्यापक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्राइस राइज बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइस राइज में आप ये नहीं कह सकते कि आप गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त राशन दे रहे हैं तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और मिडिल क्लास में आप देखेंगे कि भाई अगर प्राइस राइज है तो सीमित आमदनी तो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है, सब लोग प्रभावित हैं। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था जिसको लोग जो है शुरुआत में इमोशनल तरीके से, तो पहली बार 2014 में, 2019 में बीजेपी को जिताया लोगों ने, बिल्कुल धार्मिक उन्माद के साथ में, या यूं कहिए कि जो है जो मेजॉरिटी वोट बैंक जो है एक तरह से इमोशनल होके। लेकिन वो सब बातें बाद में बदल गई। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ कि यूपी और पूरे देश भर में हमने देखा है कि इस चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, जो एससी और मुस्लिम वोट है उनका जो बिखराव होता है अभी तक, जिस कहा जाता था कि ये जो वोट है ये खरीदे भी जाते हैं, इस तरीके से अपनी ओर किए जाते हैं, तो इन वोटों में जो बिखराव नहीं दिखा है, ये कांग्रेस को वोट पड़ रहा है फिलहाल। जी हाँ, इसमें मैं तो क्रेडिट दूंगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने जिस तरह से पहले जो भारत यात्रा की, उसके बाद ये न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा की, उसमें उन्होंने जो है एक ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, यानी जो कि सरकार बदली भी जा सकती है, उसकी दिशा में जो बोल्ड तरीके से अभियान चलाया, उसकी वजह से जो अपोजिशन को बल मिला। नहीं तो अपोजिशन लगता था कि रिडंडेंट हो चुका है। तो उस बल के साथ में
उसमें मैं प्रशंसा करूंगा अखिलेश यादव की भी कि उन्होंने उस वेब को पहचाना। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस का ज्यादा फायदा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को मिला, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी थी जो 2022 के असेंबली इलेक्शन में लड़ी थी इंडिपेंडेंट, तो उस समय भी लग रहा था कि वो पलट देंगे सरकार को, ऐसा हुआ नहीं था। जब कांग्रेस के साथ मिले तब उनको 37 सीट प्राप्त हुई है। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो आपने कहा दलित वोटों को खरीदा जा सकता है, उसका पारंपरिक नेता हो जाता है, वो भी नगीना सीट से वो मिथ टूटा। वहां जिस तरह से 1.5 लाख के मत प्रतिशत के अंतर से वो जीते हैं चंद्रशेखर आजाद, और मायावती को जो है, जो उनका वोट परसेंटेज जो है 9% के आसपास आ गया है, जो कि 19% के आसपास हुआ करता था, तो वो मिथ भी टूटा है। उस सेगमेंट के वोटर्स ने भी दिखा दिया कि हमें अपने इंटरेस्ट पता है, हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे ज्यादा 35 मुसलमानों को टिकट दिया था, वो फैक्टर भी फेल हो गया। तो इस समय जनता जो है पूरी तरह से मैच्योर लेवल पे वोट कर रही है। उसको पता है कि जो अगर वर्तमान सरकार उसके हितों को संरक्षित नहीं कर रही है तो उसे किस दिशा में जाना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखें ईस्टर्न यूपी का वोटिंग पैटर्न। ईस्टर्न यूपी हमेशा जो है पूरी तरह से देखा जाए तो बीजेपी के साथ पिछले 2-3 चुनाव से जा रहा था, लेकिन आपने देखा बलिया की खास सीट पे वहाँ वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा और चंद्रशेखर जी के जो लड़के हैं नीरज शेखर जी जो कि राज्यसभा में हैं, उनको दिया गया कि शायद बड़े नाम के, बड़ी लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी के नाम पे जो है जनता जो है उनको वोट दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ सनातन पांडे जो है समाजवादी पार्टी के जीत गए, क्योंकि पूरा का पूरा 7 से 8% जो ब्राह्मीण वोट बैंक है ईस्टर्न यूपी का, जो खिसक गया इनकी तरफ से। वो हमेशा ऐसा नहीं कि वो इनकी तरफ आ नहीं सकता, वो फ्लोटिंग वोट बैंक है, वो पूरी तरह से खिसक गया 7% का वोट बैंक, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कई सीट पे एक पूरी 10-12 सीट पे जो बीजेपी को तकरीबन 12 सीट पे शिकस्त मिली है ईस्टर्न यूपी की, वो उसी वजह से है। तो आक्रोश यानी बीजेपी की जो किसी उत्तर प्रदेश में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि योगी जी की सरकार में एक खास जाति के लोग ज्यादा प्रभावशाली हो गए। मैं इसी पे आ रहा था। तो हमने लगातार हार जीत की बात की सर, लोकसभा चुनाव देख लिया, उपचुनाव देख लिया। किसी भी चुनाव के बाद जब कोई भी पार्टी हारती है तो हार की समीक्षा होती है, खास तौर पर जब तक पार्टी जीतते रहती है तो लगता है कि पार्टी में संगठन बढ़िया काम कर रहा है और पार्टी में एकजुटता है, लेकिन जब हार होती है तो तभी पता चलता है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। और ये आजकल बीजेपी में पता चल रहा है, जिस तरीके से अलग अलग नेताओं के बयानबाजी हो रही है, समीक्षा बैठकें हो रही है, एक दूसरे के सिर पर हार का ठीठरा फोड़ा जा रहा है, तो ऐसे अब पता चल रहा है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहां पर भी गड़बड़ है। इसके 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। एक पिछली सरकार में, योगी जी की सरकार में, एक मोती सिंह करके राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह उनका नाम है, तो वो मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से खुले मंच पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन में खुले मंच से उन्होंने कह दिया कि इतना करप्शन मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, उसका मतलब सिर्फ यही है कि देखिए उसमें 2-3 कारण हैं। जिस तरह से जो नेता रिडंडेंट हो गए हैं इस समय, उनकी जो जनता के बीच में देखे, एक एमएलए या एमपी का क्या काम हुआ करता था कि अगर उनके पास 50 लोग जा रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए, उनके छोटे छोटे कामों का निराकरण हो जाए। लेकिन आप इस समय जो स्थितियां बन रही हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम हो रहा है, लेकिन उसका कंट्रेरी आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेट जो है वोट नहीं दिलवा सकते, वो फील्ड में नेता को ही जाना पड़ेगा। तो ये जो कंट्रेडिक्शन है ये पैदा हो गया, तो जिसकी वजह से जो है वो भाई आप उनका काम नहीं करवा सकते हैं तो आप वोट के भी अधिकारी नहीं हैं। ये एक फैक्टर सामने आया। दूसरा जो अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस का मतलब है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप अपने धन बल के साथ में इधर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिल जाती है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन वोटों में नहीं दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप अपने धन बल और सबके साथ में आए तो जीत ही जाएंगे। तो इस तरह की राजनीति को भी नकारा जा रहा है। बिल्कुल सर, ये जो परिवर्तन देख रहे हैं हम, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश से, अब उपचुनाव में झटका लग गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजें कहीं खुल के बाहर आ रही हैं कि पार्टी के भीतर भी कुछ मैं ये कहूंगा कि इसके बाद मंथन शुरू हो गया है। जिस तरह से बीजेपी जो है 2047 को डेवलप्ड नेशन बनाने की बात कर रही है, उसका लॉन्ग टर्म एजेंडा है, तो उन सब एजेंडे के बीच में अगर प्रो पीपुल काम नहीं, उसका रिफ्लेक्शन शायद मुझे तो एक अंदाजा है कि मुझे अंदाजा लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद उसका रिफ्लेक्शन इस बार के बजट में सरकार दिखाने की कोशिश करे। अगर वो इनकम टैक्स रिबेट में जा सकती है, वो प्रो पीपुल काम कर सकती है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो काम कर सकती है। आपने अभी जो संडे को जो प्रधानमंत्री जी ने जो महाराष्ट्र में गए थे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे हम अगर एक गति से चल रहे थे तो उसकी तिगुनी गति से हम डेवलपमेंट करेंगे। तो वो शायद वो उसी तरह का मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर हम
1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो हम 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, तिगुनी गति से काम करने की बाकी कोशिश रास्ते करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी रास्ते बीजेपी के लिए लगभग बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब जो जिस तरीके से अभी तक हिंदुत्व की राजनीति चल रही थी, राम मंदिर का एजेंडा था, लगातार हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, अब लोगों को इसमें इंटरेस्ट कम है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार दीजिए, भैया हमें महंगाई से निजात दिलाइए। अब लोगों में ये वाला जो सेंटिमेंट पैदा हुआ है, नहीं ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है, नहीं तो फिर जनता जो है महंगाई से पिसती रहेगी हर एक सीजन में। जैसे इस समय बरसात आ गया तो आप देखेंगे कि टमाटर के ऑल ऑफ ए सडन दाम बढ़ गए, और कुछ समय में होता है कि प्याज के दाम बढ़ गए। तो ये सब जो अभी तो सर आलू प्याज टमाटर सब बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो डेली डे टू डे अफेयर्स की जो चीजें हैं ना, उसको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, आपका लॉन्गर एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा है, लेकिन लॉन्ग टर्म एजेंडे के साथ लोग पीछे ना छूटे, जो आपके कमिटेड कार्यकर्ता हैं वो लोग न पीछे छूटे। ऐसा भी जनता के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप भी ये जो आने वाला बजट है, हमें 1 हफ्ते बाद इंतजार है कि कुछ देश के लिए कुछ अच्छा होगा, देश के लिए लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन सर यूपी में भी अभी बाई इलेक्शन होना है, और यूपी में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में कई तरह के मनमुटाव हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ठीक मामला नज़र नहीं आता है। तो क्या इसका जो असर है वो उपचुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 10 सीट जो है, जिस तरह से इसमें अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में 4 सीट थी, 4 सीट में 3 सीट जीती हुई थी बीजेपी के पास में, तीनों उनके पास चली गई और परसेंटेज भी बढ़ गया। बिहार का मैंने बताया कि वो सीट इनको जीतनी चाहिए, इंडिपेंडेंट के पास चली। साउथ इंडिया की जो सीट थी उन लोगों ने रिटेन कर ली है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चैलेंज है कि हम कैसे रिटेन करें उन सीट। अगर 4 या 5 सीट उनके पास में है, निषाद पार्टी भी उन्हीं के सिंबल से लड़ती है, तो उसका भी कैंडिडेट है। तो उन सीट्स को अगर ये रिटेन नहीं करते हैं तो उसके लिए कम समय है, और ये जो सेंटीमेंट दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है वोटिंग पैटर्न में, इसको कैसे कंट्रोल कर लेंगे, उसके साथ लगातार मीटिंग चल रही है। लोग कार्यकर्ताओं के बीच में लोग डोर टू डोर कन्वेंसिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो ये चिंता होनी भी चाहिए मुझे लगता है। और अगर लीडरशिप इस तरह से नहीं करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। और जिस तरह से जो आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा है, मैं तो कहूंगा कि ऑपोजिशन मजबूत होना भी अच्छी बात है। ऑपोजिशन जिस तरह से नगण्य हो गया था, अगर वो मजबूत होता है तभी बराबर की टक्कर आने वाले उत्तर प्रदेश के तभी सरकारें तेजी से काम करती है। सरकार तेजी से काम करती है और प्रो पीपुल यानी पीपुल लोगों के इंटरेस्ट में काम करती है। तो देखिए, हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से जो रविवार को रिजल्ट आया है, जो उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। सिर्फ 2 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। हालांकि बीजेपी लगातार इस हार पर मंथन कर रही है, और बीजेपी की कोशिश है कि जो आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है और जो दूसरे राज्यों में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी का ये मकसद रहेगा। और बीजेपी इसके लिए काम भी कर रही है, लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी लगातार कर रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति से आगे बढ़ती है, और क्या इस जो ये लगातार बीजेपी को जो झटके लग रहे हैं उन झटकों से उभर पाती है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लगातार देखते रहिए पोल पंच, और हम आपको रोजाना पोल पंच में बताते हैं कि किस तरीके से देश में राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है, चुनावी माहौल क्या है, और चुनाव में कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।